नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कारकेड घटाने का ऐलान किया। कहा, ईंधन बचत, सादगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देगी। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक में संगठन विस्तार, नई रणनीति और नक्सल उन्मूलन अभियान पर मंथन हुआ। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने के संकेत मिले। बिलासपुर पुलिस ने पंजाब से जुड़े अंतर्राज्यीय हेरोइन नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। 97 ग्राम ड्रग्स, कार, स्कूटी और नकदी सहित 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। और बिलासपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए निकले। सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत कराई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने सरकारी कारकेड में कटौती करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सादगी, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप राज्य सरकार भी आवश्यक वाहनों के उपयोग को कम करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार नई योजनाओं और सुविधाओं पर काम कर रही है ताकि लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बढ़ते इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा, ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। सीएम साय ने यह भी संकेत दिए कि सरकारी स्तर पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राज्य के रूप में विकसित किया जाए। कटौती की है। शहर में वर्षों से बनी जलभराव की समस्या को लेकर इस बार नगर निगम प्रशासन बारिश से पहले ही सक्रिय नजर आ रही है। बरसात के दौरान शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति से लोगों का जनजीवन प्रभावित होता जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बताया कि इस बार जलभराव की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए पहले से रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी जोन कमिश्नरों को उन स्थानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जहां हर साल बारिश के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। इन स्थानों पर चिन्हांकन कर समय रहते आवश्यक कार्य किए जाएंगे ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। निगम प्रशासन का उद्देश्य है कि संवेदनशील इलाकों में पहले ही समाधान निकाल लिया जाए। इसके साथ ही शहर के छोटे और बड़े नालों की सफाई की तैयारी भी तेज कर दी गई है। निगम प्रशासन का मानना है कि नालों की नियमित सफाई और गहरीकरण से जल निकासी बेहतर होगी और सड़कों व कॉलोनियों में पानी भरने की समस्या काफी हद तक कम की जा सकेगी। बरसात को लेकर के हमने सारी जोनों से उसका सर्टिफिकेट मंगा लिया है। कहाँ जल भराव की स्थिति नियमित होती है, पिछले साल 3 सालों में कहाँ जल भराव हुआ है, उसके संबंध में हम लोग ने प्लान काकुल किया है। इसके साथ बड़े छोटे नालों लगभग सफाई हमारी कंप्लीट हो गई है। बड़े नालों की सफाई हमारी जौली नाला इसका प्लान किए हैं। लगभग 15 जून तक हम लोग इसकी सफाई करेंगे। श्रम विभाग से जुड़ा एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। विभाग द्वारा मजदूरों की मृत्यु के बाद दी जाने वाली सहायता राशि के कई प्रकरणों में कथित गड़बड़ी और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई मामलों में आत्महत्या से हुई मौत को सामान्य मृत्यु दर्शाकर सहायता राशि का दावा प्रस्तुत किया गया है। आरोप यह भी है कि मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों में बदलाव कर प्रशासन की योजनाओं का दुरुपयोग किया गया है। शिकायत में विभागीय मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है। प्राप्त दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि यह मामला करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति से जुड़ा हो सकता है। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की अनियमितताओं से वास्तविक हितग्राहियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और शासन की कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। विभाग द्वारा श्रमिकों को लाभ पहुंचाने, श्रमिकों के हित में कार्य करने के लिए यह विभाग बनाया गया था। उनके हित के लिए तमाम तरह की योजना सरकार द्वारा लाई जाती है, लेकिन उस योजनाओं को अपने लाभ के लिए यहाँ उपयोग किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनका मृत्यु जो है प्राकृतिक तौर पे नहीं हुआ है, जिन्होंने सुसाइड किया है, ऐसे व्यक्तियों को भी
50-50% की रेशियो पे कि 50% लाभ आप रखेंगे, 50% लाभ हमें देंगे करके यहाँ के जो अधिकारी और जो यहाँ के निरीक्षक हैं उन लोग सांठगांठ करके ऐसे लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं और सरकार को आर्थिक क्षति, वित्तीय निमित्ता और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ये 420 का भी मामला है कि जहाँ दस्तावेज से भी छेड़छाड़ करके, उसके जन्म प्रमाण पत्र से भी छेड़छाड़ करके उसकी तारीख परिवर्तित करके लाभान्वित करने का काम यहाँ किया जा रहा है। उसके अलावा जो बच्चे जब होते हैं तो उनको भी जो लाभ मिलता है उसका भी इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ जो इंस्पेक्शन अधिकारी है वो ना जाके अलग से एक दलाल रखा हुआ है बाहरी, जो व्यक्ति जाकर डील करता है, जिसका बाकायदा प्रमाण हमारे पास है और हमारे पास जो लाभार्थी है उसका बाकायदा वर्जन भी हमारे पास है कि वो आते हैं और 50-50 की रेशियो में उनसे डील करते हैं। आपका जो केस हम पास करवा देंगे, लेकिन 50% जो उसकी राशि है उसको हम अपने पास रखेंगे, 50% राशि आपको दिया जाएगा करके। इस प्रकार यहाँ शासन को ठगने का काम और 420 करने का काम इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। माधवी वस्त्रकार का जन्मदिन इस बार खास अंदाज में मनाया गया। सकरी नेचर सिटी स्थित उनके निवास पर सुबह से कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और शुभ चिंतकों का तांता लगा रहा। सभी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की। इस अवसर पर जनपद पंचायत के सदस्यों ने मिलकर केक काटकर जन्मदिन को यादगार बनाया। जन्मदिन के मौके पर माधवी वस्त्रकार ने समाज और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने देश हित में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेशों को जीवन में अपनाने का आग्रह करते हुए क्षेत्र की जनता से राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की बात कही। माधवी वस्त्रकार ने अपने सभी शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के स्नेह और आशीर्वाद ने उनके इस जन्मदिन को बेहद खास और यादगार बना दिया। क्षेत्रवासियों के प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद से भाजपा के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा, जनपद सदस्यों के द्वारा, हमारे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, सरपंच संघ और एवं उनके सदस्यों के द्वारा, सचिव संघ उनके सदस्यों के द्वारा केक काटकर मेरा बर्थडे मनाया गया। मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में कोर ग्रुप और प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों ने संगठन की आगामी रणनीति विस्तार और राजनीतिक गतिविधियों पर मंथन किया। इस दौरान कोर ग्रुप से कुछ पुराने नाम हटाए जाने को लेकर हल्का गतिरोध भी देखने को मिला, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के संकेत देते हुए नए चेहरों को जिम्मेदारी दी है। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पहले भाजपा कार्यकर्ता बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी पीड़ा साझा करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अब उन गांवों तक पहुंच पा रहे हैं जहां पहले जाना मुश्किल था। उन्होंने मुख्यमंत्री के बस्तर विकास मॉडल की भी सराहना की, जिसमें लघु वनोपज आधारित विकास पर जोर दिया गया। बैठक में नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया गया। भाजपा की कार्य समितियों में पहले जब बैठा करते थे तो बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपनी पीड़ा बताया करते थे। अनेक बार ऐसे हुए कि हमको हमारे ही किसी कार्यकर्ता को नक्सली उत्पीड़न के कारण श्रद्धांजलि देनी पड़ी थी। आज जब हम फिर से भाजपा की कार्य समिति में बैठे हैं तो आज हम नक्सल उन्मूलन की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि हम अपने ही घरों में जब नहीं जा सकते थे, अब जाकर के हम अनेक दिन घर पर बिताकर वापस आए हैं। उन गांवों में जहां जाना कभी मुश्किल हुआ करता था, उन गांवों तक हम चले जा रहे हैं। वहां पर जनता आज ये कहती है, मेरे से भी ये प्रत्यक्ष बात हुई है इस विषय पर, कि हमको ये लग रहा है कि देश अभी आजाद हुआ है। वहां पर मड़ई मेले में बड़ी रंगत आ गई है। बिलासपुर ग्राम पंचायत ढेका में वार्ड क्रमांक 4 एवं 10 में 200 मीटर सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी, बीपीसी ढेका सरपंच मनीष खोरे और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान गांव में मूलभूत सुविधाओं और अधोसंरचना विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गांव के विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कही। इस अवसर पर ग्रामीणों ने गांव के शमशान घाट की वर्षों पुरानी बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाया।
शमशान घाट में बाउंड्री वाल निर्माण और पहुंच मार्ग के लिए सीसी रोड बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया ताकि लोगों को अंतिम संस्कार के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। इसके साथ ही लाल खदान से ढेका 4 लेन मार्ग के बीच बने डिवाइडर में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग भी प्रमुखता से सामने आई। ग्रामीण का कहना है कि रात के समय सड़क पर अंधेरा रहने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्ट्रीट लाइटें लगने से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और लोगों का आवागमन में सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग में पदस्थ ईई शशांक सिंह का एक कथित ऑडियो सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वायरल हो रहे ऑडियो में अधिकारी द्वारा एक सरकारी ड्राइवर से कथित तौर पर अभद्र भाषा में बातचीत करने और ट्रांसफर की धमकी देने की बात सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर पिछले 5 महीनों से वेतन बंद होने की समस्या बता रहा था, जिस पर उसे कथित रूप से फटकार और गालियां सुननी पड़ी। यदि कोई कर्मचारी अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखता है और उसके बदले में उसे अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ऑडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि वायरल ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सिस्टम में बैठे अधिकारी छोटे कर्मचारियों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। यूनियनगिरी करा रहा, सुन यूनियनगिरी करा रहा है तो ड्राइवरिंग क्या तू मुझे जानता नहीं है साले, तेरे को दंतेवाड़ा नहीं भिजवाऊंगा ना तो मैं भी शशांक सिंह नहीं। तू लिख ले, नोट कर ले, आज के अंदर कार्यालय में इतने लात मारूंगा जहां रहेगा तू वहीं आके मारूंगा, तेरे घर में घुस के मारूंगा। क्या सोच रहा है मैं एसडीएम से डर रहा हूँ क्या? वो कलेक्टर से फोन करा दिया इसलिए किया हूँ, एसडीएम की सलाह ऐसी तैसी है एसडीएम की, बोल देना एसडीएम को। मैं तो बोल रहा था ना तेरा वेतन रोक लिया था तो एसडीएम क्या कर लिया? वो तो कलेक्टर बोला तब निकाला ना तेरा वेतन, वो भी 1 महीने का निकाला हूँ, 4 महीने रगड़ा लूंगा मैं भी। मैं तो वेतन नहीं निकाला, क्या कर लिया एसडीएम? 5 महीना वेतन नहीं निकाला ना, कलेक्टर को बोला तब तो मैं निकाला ना। तू आ जाता डायरेक्ट मेरे पास तो क्या होता? तू तो वहां बोल रहा है कि एसडीएम रिलीव करेगा। एसडीएम कौन होता? तेरा बॉस हो गया एसडीएम? अच्छा एसडीएम रुकवा लेगा, सुन तो एसडीएम तेरे रुकवा लेगा, दंतेवाड़ा बता देना उसको, बोलना उसको मेरे को ईसा बोले धमकी दी है कि एसडीएम साहब रुकवा लेंगे तेरा ना, तो देख लेना 1 महीने 2 महीने कलेक्टर साहब जब तक हैं, जिस दिन कलेक्टर साहब चेंज होंगे ना उस दिन तेरे को मैं बताऊंगा, और या इनके रहते तेरे को दंतेवाड़ा भेजूंगा। तू अभी जान लेना, तू जानता है मेरे को, पता कर लेना मेरे बारे में ना। शहर में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गठित त्रिनेत्र योजना को शहरवासियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। जन सहभागिता के जरिए चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक नागरिकों द्वारा स्वस्फूर्त रूप से 1 करोड़ रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। शहर के अधिक से अधिक स्थानों पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। शहर में लगाए जाने वाले कैमरे अत्याधुनिक नंबर स्कैनर तकनीक से लैस होंगे। ये कैमरे वाहनों के नंबर प्लेट स्कैन कर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी भेजेंगे। इससे संदिग्ध वाहनों और अपराधियों की पहचान करने में पुलिस को त्वरित सहायता मिलेगी तथा अपराधों पर शीघ्र नियंत्रण संभव हो सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस तकनीक से शहर की निगरानी व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई। महिला सुरक्षा को भी इस पहल में विशेष प्राथमिकता दी गई है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे जिससे महिलाओं और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिल सके। शहर के गणमान्य नागरिकों एवं बुद्धिजीवियों के द्वारा एक विशेष पहल किया गया है और ये बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट प्रयास है कि त्रिनेत्र योजना के तहत शहर में एक बहुत ही हाईटेक कैमरा स्थापित होने वाली है और इसमें जो है नाइट विजन कैमरा है, फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरा है और बहुत ही अत्याधुनिक कैमरे इसमें इंस्टॉल होंगे। शहर में इस योजना के माध्यम से लगभग प्रारंभिक चरण में 1000 से ऊपर कैमरे स्थापित हो रहे हैं। इस तरीके से 3000 से अधिक कैमरे पूरे शहर में लगाए जाएंगे और ये सभी कैमरे पूरे शहर भर में आच्छादित होगी। इस तरीके से शहर में जिस प्रकार से अपराध के जो है पहचान, अपराध के रोकथाम और अपराध के नियंत्रण में एक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुचारू एवं सुरक्षित आवागमन के दिशा में भी एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी देने के रेलवे के पुराने वादे को लेकर मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट और आसपास के जिलों से आए युवा वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। नागपुर मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दफ्तरों के चक्कर काट रहे इन युवाओं का आरोप है कि रेलवे ने पहले नौकरी का भरोसा दिया, आवेदन और स्क्रीनिंग कराई, लेकिन अब लगातार टाल मटोल किया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि कई बार डीआरएम ऑफिस और जीएम ऑफिस पहुंचे लेकिन अधिकारी मिलने तक नहीं देते। सिवनी जिले की गसौर तहसील से आए संघर्षरत युवाओं ने बताया कि उनकी जमीन रेलवे परियोजना में चली गई थी। वर्ष 2017-18 में आवेदन और दस्तावेज जमा करने के बाद स्क्रीनिंग प्रक्रिया भी हुई, लेकिन उसके बाद मामला फाइलों में अटक गया। युवाओं का कहना है कि कभी सक्षम अधिकारी की मंजूरी का हवाला दिया जाता है तो कभी कोरोना महामारी का बहाना बनाकर प्रक्रिया टाल दी गई। अब रेलवे की ओर से उम्र सीमा और नियम बदलने की बात कहकर आवेदन निरस्त किए जाने की जानकारी दी जा रही है। बालाघाट और जबलपुर क्षेत्र से अन्य प्रभावितों ने बताया कि कई परिवारों की बड़ी मात्रा में जमीन रेलवे ने अधिग्रहित की, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली है। उनका
आरोप है कि जिन लोगों की कम जमीन गई उन्हें नौकरी मिल गई, जबकि ज्यादा जमीन देने वाले परिवार आज भी दर दर भटक रहे हैं। हम जिला सिवनी से हैं, तहसील घनसौर और गांव सिकारा से हैं। तो हमारी ज़मीन 6-7 में गई हुई थी। तो मैं 2017-18 से आवेदन दिया हूँ, लेकिन अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर जैसे मेरा रेलवे रिकॉर्ड लेट आया, अब रेलवे रिकॉर्ड लेट आया तो मेरी लेट स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद स्क्रीनिंग एक ही बार मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जब 1 महीने बाद फिर गए सर के इधर, मैंने कहा सर बहुत टाइम हो गया है, 1 मंथ हो गया है, अब तक के लिए तो मेडिकल के लिए बुला लिया जाता था। नहीं, वो अभी सक्षम अधिकारी के इधर फाइल है। ठीक है सर, तो 1 महीने फिर दूसरे महीने गए तो फिर वही बोलते हैं कि बोले सक्षम अधिकारी के इधर है। कहते हैं सर मेरी ज़मीन 2005 में गई थी, रेलवे द्वारा 2005 में अधिग्रहण किया गया था लामताज जिला बालाघाट की, उसके बदले में नौकरी देने का प्रावधान था सर। तो 2018 में मेरी एक बार स्कैनिंग हो चुकी थी जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई गई थी, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट सारे जमा किया। फिर बोला गया कि कुछ दिन रुक जाओ, कोरोना लग गया। उसके बाद फिर स्कैनिंग 2024 में हुई सर। फिर बोला गया कि 1-आध महीने में आपको मेडिकल लेटर जारी करेंगे। तो वो एक महीना बोलते बोलते सर आज 2 साल होने लगे, पर कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई सर। और फिर अभी रेलवे द्वारा अभी लेटर जारी किया गया है कि नौकरी देने का प्रावधान नहीं है, नौकरी देना रेलवे ने बंद कर दी। अब अभी आप ही बताएं सर हम कहाँ जाएँ। मेरी जगह गई है 2010 में, 10 और 11 के बीच में गई है। और उसमें अभी मैंने 17-18 में पूरा वो डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद फिर मेरे को दूसरी बार स्कैनिंग के लिए फिर आवेदन किया गया, तो अभी तक स्कैनिंग का अभी कोई मेरा लेटर ही नहीं पहुंचा। कितने बार आप लोग आ चुके हैं? आपको 8 भी लग रहे हैं? हाँ, 8 से 10 बार आ चुके हैं यहाँ पर। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।